दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्याय 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन। आइए सबसे पहले इस अध्याय का परिचय यानी प्रस्तावना जानते हैं। दोस्तों इस पुस्तक में अभी तक हमने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों का अध्ययन किया है और जाना कि पिछले 70-72 वर्षों में इन प्रावधानों ने कैसे काम किया। हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि संविधान कैसे बना। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की ज़रूरत क्यों महसूस की? उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया? इस पुस्तक में बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ है और ये पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों जरूरी है। इस अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा। दूसरी बात ये कि यह प्रश्न पूछना भी जरूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया है वह कैसा है, इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं और क्या इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा है तो ये नीति बोध स्वयं में क्या है और हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है, इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या हैं और इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या हैं। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के क्रम में हम अपने संविधान के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय के अध्ययन से आप जान पाएंगे कि संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, इस संविधान की आलोचनाएं क्या हैं और इस संविधान की सीमाएं यानी लिमिटेशंस क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि संविधान के दर्शन का क्या आशय होता है, यानी संविधान के दर्शन का अर्थ क्या है। दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है और मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात। इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। ये सच है कि हर कानून में नैतिकता तो नहीं होता, लेकिन बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है और इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा है। यह कानून इसलिए बना क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान समझते हैं और इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की ज़रूरत है और संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नज़रिए से हमारा आशय क्या है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसमें 3 बातें शामिल हैं। पहली बात क्या है? पहली बात तो ये है कि संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है और संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। और तीसरी बात, इस सिलसिले में अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि ये आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक हैं तथा आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बताते हैं तो हमारे लिए ये बताना जरूरी हो जाता है कि यह मूल्य सही और सुसंगत क्यों हैं। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा और संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज़ ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे।
दोस्तों, इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह स्पष्ट न हो, चाहे संविधान निर्माताओं के जितने तर्क कच्चे और अनगढ़ क्यों न हो, ये कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज़ ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उनके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान सभा के प्रति राजनीतिक दर्शन का नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। और दोस्तों, ऐसा करना इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों को अलग अलग व्याख्याओं की एक कसौटी पर जांच सकें। ये बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रख भर नहीं दिया गया, बल्कि इस पर बार बार अदालतों में जिरह और वाद विवाद हुआ है और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। इस पर विविध राजनीतिक हलकों जैसे विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल और विश्वविद्यालयों में विचार विमर्श होता है, बहस चलती है और इन पर सवाल उठाए जाते हैं। इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है और कभी कभी अल्पकालिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। और इसी कारण से इस बात की परीक्षा की ज़रूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं। हमें इन व्याख्याओं को आपसी तुलना की ज़रूरत पड़ती है और संविधान के आदर्श अपने आप में परम न सही परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, कहने की बात यह है कि मूल्य और आदर्श ये संविधान के आदर्श होते हैं या संविधान के आधार होते हैं और इसको हमें समझने की ज़रूरत है। मूल्य या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है। फिर यहाँ ये जांचने परखने की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है। इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए और इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। तो संविधान दोस्तों हमारे मूल्यों, आदर्शों और जो उनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं उनके निर्वचन यानी व्याख्या में सहायता कर सकता है। एक केस स्टडी देखिए, सन 1947 के जापानी संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है और इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। जापान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल प्रयोग से सदा सर्वदा के लिए दूर रहेंगे। और दूसरा, उपर्युक्त अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करने की बात ध्यान में रखते हुए जमीनी सेना, नौसेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य साजो सामान कभी भी नहीं रखे जाएंगे। और इससे पता चलता है कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियां किस तरह संविधान निर्माताओं की सोच पर छाई रहती हैं। तो ये स्पष्ट है दोस्तों, संविधान बनाने वाले जो होते हैं उन पर उस देश काल परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है जब संविधान निर्मित किया जा रहा होता है। आइए देखते हैं संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन किस प्रकार से है। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की ज़रूरत के बारे में पढ़ा था और इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। आधुनिक राज्य अति की हद तक ताकतवर हैं। बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एक अधिकार माना जाता है और यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाएं तो क्या होगा। भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया है, लेकिन ये बड़ी आसानी से हमारे ही विरुद्ध काम कर सकती हैं। राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति अथवा समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं और अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे और संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश बनाने से रोकता है। तो संविधान जैसा कि आप जानते हैं कि बुनियादी नियमों का संग्रह है
जो व्यक्ति के अधिकारों और राज्य के अधिकारों, साथ ही साथ राज्य और व्यक्ति के संबंधों की जो है जांच पड़ताल और उनको निश्चित और निर्धारित करता है। राज्य को निरंकुश बनाने से रोकता है। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है और इन सब के अतिरिक्त औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और इसका पहला वास्तविक अनुभव भी। जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे। उनका कहना था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के बाहरी संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरे, नेहरू की दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों और योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि यह स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता और न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है। दोस्तों, इस नज़रिए से देखा जाए तो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदल कर रख देने की क्षमता है। तो और सबसे बड़ी चीज़ कि संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका सशक्तिकरण भी करती है। संविधान कमज़ोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से हासिल करने की ताकत कर देता है। यानी कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो दबे कुचले या निचले स्तर पर होते हैं या समाज की मुख्य धारा के हाशिए पर होते हैं, तो संविधान उनके लिए भी मुख्य धारा में जुड़ने और उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए भी कार्य करता है। संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें? दोस्तों, पीछे क्यों मुड़े और अपने को अतीत से क्यों बांध कर रखें? कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह पीछे मुड़कर देखे कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छुपा है, लेकिन राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मानसा को जानना क्यों जरूरी है? क्यों नहीं बदली हुई परिस्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है? दोस्तों, यदि हम अमेरिका का उदाहरण लें तो वहाँ संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया। उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा। बहरहाल हिंदुस्तान की स्थिति अलग है। यहाँ संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी और हम लोग आज की स्थितियों में रहते हैं उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। मूल्यों, आदर्शों और धारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए। हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है। हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो। कालक्रम या समय के बदले स्वरूप में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो। हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वह पृष्ठभूमि में चली गई हो या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो। भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता, लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले, खतरा मंडराए या उपेक्षा हो, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। ऐसे में इन व्यवहारों बर्तावों के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों की ओर मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। संभव है इस क्रम में हमें और पीछे यानी औपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़ी। इसलिए अपने संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और टटोलना हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों, संविधान बनते समय जो हमारे संविधान निर्माताओं की सोच और मंशा थी उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने संविधान में इस तरह के तर्क वितर्क और बातचीत की थी। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? दोस्तों, इस दर्शन को एक शब्द में बताना कठिन है। हमारा संविधान किसी एक शीर्षक के अटने से इनकार करता है, क्योंकि यह उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों को हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ
ऐतिहासिक रूप से अधिकार, वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक और एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने की प्रतिबद्ध संविधान है। संक्षेप में ये जो हमारा संविधान है, ये स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। इन सब के साथ एक बुनियादी चीज़ और है, संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। यहाँ पर बच्चा कहता है कि यह कठिन है, हमें सीधे सीधे क्यों नहीं बता दिया जाता कि इस संविधान का दर्शन क्या है। यदि यह दर्शन ऐसे छुपा रहेगा तो आम नागरिक इसे कैसे समझेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक कार्टून है कि इस खेल के मैदान में हर विचार को दौड़ लगाने की छूट है, लेकिन अंपायर लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के दायरे में रहकर ही जो है हर विचार या हर खिलाड़ी दौड़ लगा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो दर्शन है हमारे संविधान का, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात व्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान के बारे में अगर जो गौर करने वाली बात है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, और ये प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई। ये प्रतिबद्धता लगभग एक शताब्दी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19वीं सदी के शुरुआती समय में राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट छांट का विरोध किया था। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राम मोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। इसलिए राज्य के लिए ज़रूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रदान करे। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठती रही, और आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आखिर कुख्यात रौलट एक्ट ने हमारी इसी स्वतंत्रता का अपहरण का प्रयास किया था, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य वैयक्तिक स्वतंत्रताएं जैसे अंतरात्मा का अधिकार उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम ये भी देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। यहाँ इस बात को हम याद करें कि संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी। इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि इसे ऐसा मूल्य माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरा दर्शन ये है सामाजिक न्याय। तो दोस्तों, जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना भर होता है कि संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। इसका अर्थ इतना भर नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में उदारवाद का दायरा बड़ा है, यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट में इसका सीमित है। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और समझेंगे। शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है, और भारतीय संविधान का उदारवाद इससे दो मायनों में अलग है। पहली बात यह है कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समानता या बराबरी का अधिकार दे देने से इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए अथवा इनके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफ़ी नहीं है। इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की जरूरत थी, और इस कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए। इसका उदाहरण है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण, और संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना संभव हो सका। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जो प्रेस की आज़ादी है इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। अब आइए देखते हैं दोस्तों विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। तो संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है, और हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता है। समुदायों में एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच का रिश्ता होता है, और जैसा कि हम जाति के मामले में देखते हैं।
दूसरे, जब समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं तब बहुधा प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, जैसा कि हम धार्मिक समुदायों के मामले में देखते हैं। और संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए। समुदायों को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था और अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों में उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया है। लेकिन ऐसा करना न तो अपने देश में कारगर होता, न ही वांछनीय। इसका कारण ये नहीं कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज़्यादा जुड़े हैं। हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं और ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज और भाषा होती है। समुदाय का सदस्य इसमें भागीदार होता है और इससे बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज़्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास बनाती है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मनी अथवा फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था। इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। दोस्तों, ऐसे ही अधिकारों में एक है धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है और इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता है। देखिए, यहाँ पे ये बालक सोच रहा है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। मेरी बहुत सी पहचान है, मेरी धार्मिक पहचान है, मेरी भाषाई पहचान है, मेरा रिश्ता अपने पैतृक शहर से है और फिर मैं एक छात्र भी हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इसको कैसे इनमें समन्वय करते हैं। दोस्तों, संविधान सभा में के.एम. पडिक्कर का कथन था, या इन डिफेंस ऑफ लिबरलिज्म, बॉम्बे एशिया पब्लिशिंग हाउस 1962 में के.एम. पडिक्कर का कहना है कि भारतीय उदारवाद की दो धाराएं हैं। पहली धारा की शुरुआत राम मोहन राय से होती है। उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों पर जोर दिया, खासकर महिलाओं के अधिकार पर। दूसरी धारा में स्वामी विवेकानंद, के.सी. सेन और जस्टिस राणा डे जैसे चिंतक हैं। इन चिंतकों ने पुरातनी हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जज्बा जगाया और विवेकानंद के लिए हिंदू समाज की ऐसी पुनर्रचना कर पाना उदारवादी सिद्धांतों के बगैर संभव नहीं था। अब आइए दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता के बारे में यानी सेकुलरिज्म के बारे में जानते हैं। माना जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामले के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था जब मूल संविधान बना था। आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हाँ, ये भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। इसके बारे में दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत में धर्मनिरपेक्षता चैप्टर में आप विस्तार से जानेंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन दोस्तों, पारस्परिक निषेध यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे। राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल न दे और न ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। धर्म और राज्य का एकदम अलग रखने की इस मुख्य धारा के नज़रिए का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा ही है। वे राज्य जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। और जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रित करने लगते हैं तब वे यह बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। लेकिन जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो वो क्या सहायता देगा? इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता न करे।
लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि राज्य जैसे ताकतवर संस्था धार्मिक संगठन को यह न बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। इसी कारण राज्य के लिए भी जरूरी है कि वह धार्मिक संगठनों को बाधा न पहुंचाए। संक्षेप में दोस्तों, राज्य को चाहिए कि वह न तो धर्म की मदद करे, न ही उसे बाधा पहुंचाए। इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना जरूरी है। ठीक इसी तरह दोस्तों, राज्य को चाहिए कि नागरिकों के अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार न बनाए। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म की कई शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था और इस कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया था। यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के सदस्यों को दूसरे के सदस्यों से ज़्यादा तरजीह देता और इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक था। माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो। भारत में दोस्तों इसकी स्थिति अलग थी और भारत में इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक अवधारणा का विकास किया। संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से दो रूपों में अलग हुए और इसके दो कारण थे। पहली बात तो ये कि धार्मिक समूहों के अधिकार। देखिए, संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना जरूरी मानते थे जितना भिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी हो। इसका कारण ये कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे। दूसरी तरफ अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो तो एक का दूसरे पर प्रभुत्व न हो तो इन समुदायों के सदस्य आत्मसम्मान और आज़ादी के भाव से भरे होंगे। इसलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता होता है। दूसरा, राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। तो दूसरी बात, धर्म के और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है दोस्तों, देखा जाए तो राज्य को धर्म के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसे हस्तक्षेप इतने नकारात्मक नहीं होते। राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान को वह धन दे सकता है। इस तरह राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी करता है और बाधा भी पहुंचा सकता है। दोस्तों देखिए, राज्य को धर्म के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का मतलब ये है कि जो धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं है, क्योंकि धर्म से जो अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत या अस्पृश्यता है व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं और इन रिवाजों की पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इनके खात्मा नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से धर्म जो है राज्य धर्म के कुछ मामलों में या कुछ गतिविधियों में निषेध और कुछ मामलों में उनको सहायता या समर्थन भी देता है। दोस्तों ये बात इस पर निर्भर है कि राज्य के किन कदमों से व्यक्ति स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ है पारस्परिक निषेध नहीं, बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। यह एक जटिल विचार है। इससे राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वह अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके अथवा ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे। यह इस बात पर निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों हमने अभी तक 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियां भी कहा जा सकता है। पहली बात ये कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। दूसरे, हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लगाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है और जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है।
क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। और तीसरी बात ये कि विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किया। और इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे, जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जानी गई। अब आइए देखते हैं दोस्तों सार्वभौम मताधिकार के बारे में। 2 अन्य केंद्रीय विशेषताओं को उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। सार्वभौम मताधिकार, इसके प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं, खासतौर उस स्थिति में जब माना जाता हो कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा कि पश्चिम के उन देशों में जहां भी लोकतंत्र की जड़ अस्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को मताधिकार का अधिकार काफ़ी देर से दिया गया। एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजात तबके में जगह बना ली तो इसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा हमेशा एक ऐसी राज व्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीज विचारों में एक है। भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में हुआ था और इस पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने, सरकारी पद हासिल करने का हक है। इसके बाद मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में दोस्तों नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा दिया गया जो राष्ट्रमंडल की भूसीमा में पैदा हुआ है और जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की है अथवा जिसके पिता इस भूसीमा में जन्मे हों या बस गए हों। इस तरह शुरुआती दौर से ही सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा इजहार कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, संविधान सभा के वाद विवाद खंड में आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर का मानना था कि सभा ने आम आदमी और लोकतांत्रिक नियमों की पूरी सफलता पर भरपूर भरोसा करते हुए तथा इस विश्वास के साथ वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन की यह शुरुआत सबका भला करेगी। दोस्तों यहाँ पर बच्चा कहता है कि सचमुच ही ये गर्व की बात है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लगभग बगैर किसी ना नुकर के मान लिया गया। क्या यह बात सच नहीं कि बहुत से देशों में मताधिकार के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा? तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर धनी व्यक्तियों को और पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, गरीब, मजदूर और महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन भारत ने स्वतंत्रता के समय जो संविधान निर्माण किया उसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार का जो है पहली बार से ही इसमें प्रचलन किया गया। संघवाद दोस्तों, तो पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेद 371 को जगह देकर भारतीय संविधान में असमतोल संघवाद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया। संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने देखा था कि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्वपूर्ण अंतर है। अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असमतोल है। कुछ एक इकाइयों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ख्याल रखा गया है कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहें अथवा इन्हें विशेष दर्जा दिया जाए। दोस्तों अनुच्छेद 371A के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को ये विशेष दर्जा प्रदान किया गया और ये अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता देता है बल्कि आप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की भी रक्षा करता है। बहुत से अन्य प्रदेशों को ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिला है। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान व्यवस्थाओं में कोई बुराई नहीं है।
हालांकि संविधान में मूल रूप से ये बात नहीं कही गई है, परंतु आज तक भारत एक बहुभाषिक संघ है। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है, जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट है। दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय पहचान जो है संविधान का हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और भारतीय संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया है और इसमें कुछ बातें स्पष्ट हैं कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है। भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। फिर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस में स्पष्ट किया गया। संविधान में ऐसे निर्वाचक मंडल की बात नकार दी गई और पृथक निर्वाचक मंडल की बात को नकारने का कारण यह नहीं था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होता है अथवा इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा होता है। इसको नकारने का अर्थ ये था कि इससे राष्ट्रीय जीवन सहजता में बाधा पहुंचती है। प्रक्रियागत उपलब्धि। दोस्तों, ऊपर बताई गई 5 केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है। इसके अलावा कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत हैं। अव्वल तो ये कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूहों के हितों को संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी न हो सकी, लेकिन इस भाषा की बहसों से ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि संविधान निर्माताओं का नज़रिया यथा बाकी संभव सबको शामिल करने का था। ये खुलापन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुलना पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुलना पर तौलकर परखने के लिए तैयार है। इसमें यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। यहाँ पर देखिए, संविधान के बाद विवाद खंड में सरदार पटेल का कहना था कि लोग आगे चलकर यह भूलना सबके हित में होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज़ है। भारत में सिर्फ एक समुदाय है। दूसरी बात ये कि इससे सुलह और समझौते के जज्बे का पता चलता है। सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए। हर समझौता बुरा नहीं होता। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज़ का सौदा कर लिया जाता है तो ये समझौता बुरा है, लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और ये सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में हो तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज़ होनी चाहिए परंतु है नहीं, फिर भी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से अंगुली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति या सर्वसम्मति से लिया जाएगा। यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। अब आइए दोस्तों, आलोचना का पक्ष देखते हैं। भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं हैं। इनमें से 3 मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहला ये कि ये संविधान अस्त व्यस्त है, दूसरा इसमें कि सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है और तीसरा ये कि यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला ढाला बताया जाता है। इसके पीछे ये धारणा काम करती है कि इस देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए, लेकिन यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है, जहां संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में है। सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता है, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य और कायदे उस कसे हुए दस्तावेज से बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है। मिसाल के तौर पर बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान मौजूद हैं। क्या आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था? उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अगड़े तबके से थे। क्या इससे लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकी है?
दोस्तों, यहाँ ये ज़रूरी है कि हम नुमाइंदगी के दो हिस्सों में फ़र्क करें। इसमें एक को हम चाहें तो आवाज़ कह सकते हैं और दूसरे को राय। नुमाइंदगी में आवाज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनकी ज़ुबान और आवाज़ से होनी चाहिए, न कि उनके मालिकों के ज़ुबान और आवाज़ से। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, न कि सार्वभौम मताधिकार से। बहरहाल, अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। यह कहना तो खैर अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई थी, लेकिन इसमें एक सच्चाई का पुट जरूर है। यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ें तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकारों को और हितों पर आधारित मसले भी उठाए थे। दोस्तों, क्या ये संयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है? यह अंबेडकर के प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है। यह प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक बातों और इच्छाओं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। दोस्तों, एक अंतिम आलोचना ये है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है और इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता की सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में बहुत से सदस्यों ने ये बात उठाई थी। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्यपरक गतिमति भारत की असली जनता और उसके आचार विचार के सांस्कृतिक और मूल्यपरक गतिमति के अनुकूल नहीं है। ये आरोप कितना सच है? दोस्तों, ये बात सही है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है, लेकिन इससे यह बात पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता। इसमें ये पूरी तरह विदेशी नहीं है। पहली बात ये, अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया है बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया है। इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका था। राम मोहन राय से इस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी और आज यह प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है। वस्तुतः बहुत पहले यानी सन 1841 में यह बात जाहिर हो गई थी कि उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। इस तरह आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, दूसरे, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। ये संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी। ऐसी प्रक्रिया न तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता है और न ही देसी परंपरा में। पश्चिमी आधुनिकता और देसी सांस्कृतिक व्यवस्था के संयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है। गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी हुई पश्चिमी आधुनिकता के एक खास रूप के बंधनों को भी तोड़ना चाहा। इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था। यह संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है, न कि नकल का। दोस्तों, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के वाद विवाद खंड में के हनुमंतैया का कथन है कि हम बीड़ा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए थे। यह ठीक वैसा ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक न था। सीमाएं या लिमिटेशन जानते हैं। दोस्तों, इन बातों का मतलब नहीं है कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए ये बात स्वाभाविक है कि कुछ विवादास्पद मुद्दे रह जाएं, ऐसी बातें बच जाएं जिनके पुनरावलोकन की ज़रूरत हो। इस संविधान की बहुत ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई हैं, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान की कुछ सीमाएँ हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी सीमाएं हैं। पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। दूसरे, इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है।
तीसरे, ये बात स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया। और संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहाँ यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क ये है कि संविधान की ये सीमाएं इतनी गंभीर नहीं हैं कि ये संविधान के दर्शन के लिए ही खतरा पैदा कर दें। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय, संविधान का राजनीतिक दर्शन। इस अध्याय का निष्कर्ष हम इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि हमने ये जाना कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान की केंद्रीय विशेषताएं उसे जीवंत बनाती हैं। कानूनी प्रावधान और संस्थानिक व्यवस्था समाज की ज़रूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है। और इस पुस्तक में हमने जिस संस्थानिक व्यवस्था का अध्ययन किया है उसके मूल में है भविष्य के प्रति एक दृष्टि। इस दृष्टि को सबकी सहमति हासिल है और यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई। संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार किया और उसे विधिक संस्थानिक रूप प्रदान किया और इस तरह संविधान में यह दृष्टि रूपायित हुई। बहुत से लोगों का कहना है कि इस दृष्टि अथवा संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में है। आप ध्यानपूर्वक अगर जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसमें बहुत से उद्देश्यों का जिक्र तो है ही, साथ ही एक विनम्र दावेदारी भी है। इस संविधान को महान व्यक्तियों के एक समूह ने नहीं प्रदान किया, इसकी रचना और इसका अंगीकार हम भारत के लोग के द्वारा हुआ है। और इस तरह जनता स्वयं अपनी नियत की नियंता है और लोकतंत्र एक साधन है जिसके सहारे लोग अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। आज प्रस्तावना के इस उद्घोष को 50 साल से ज़्यादा हो चुके, 70 साल हो गए। हम बहुत से मसलों पर लड़े हैं। हमने देखा कि अदालतों और सरकारों के बीच अनेक व्याख्याओं पर असहमति है। केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच मत में विभिन्नता है। राजनीतिक दल संविधान की विभिन्न व्याख्याओं के आधार पर पूरे जोर शोर से लड़ते हैं। और दोस्तों, हमारी राजनीति में बहुत सारी समस्याएं और कमियां हैं। फिर भी अगर आप किसी राजनेता अथवा आम नागरिक से पूछें तो पाएंगे हर कोई संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास करता है। हम सब साथ रहना चाहते हैं और समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना के आधार पर समृद्धि करना चाहते हैं। संविधान की दृष्टि अथवा दर्शन में ये साझेदारी संविधान को अमल में लाने का महत्वपूर्ण परिणाम है। सन 1950 में इस संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आज इस संविधान के दर्शन को जीवंत रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। दोस्तों, संविधान की कई कमियां हैं, फिर भी अंत में ये कहा जा सकता है कि कोई भी दस्तावेज पूर्ण नहीं हो सकता, कोई भी आदर्श पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई आदर्श न अपनाएं, भविष्य का कोई सपना न पालें। दोस्तों, जो आदर्श हमें दिए गए हैं, संविधान के जो सिद्धांत दिए गए हैं, उनको हम कितना आत्मसात कर पाते हैं और आगे की पीढ़ियों पर उसे कितने अच्छे से लागू कर पाते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। तो ये था आज का अध्याय 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार का अध्याय 10, संविधान का राजनीतिक दर्शन। हर दर्शन बहुत ही स्पष्ट और व्यापक शब्द है, लेकिन फिर भी हमने संविधान के द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता, इन सभी को प्राप्त करने का प्रयास किया है। और हमारे संविधान निर्माताओं की दृष्टि कितनी भविष्यगामी और दूरगामी थी कि हमारा संविधान आज भी जीवंतता और गतिशील रूप में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।